नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास का 9वां क्लास है जो कि SCERT पर आधारित है और यह 9वां और अंतिम क्लास है क्योंकि यह कक्षा 8 के इतिहास का चौथा पार्ट है। तो अब अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि 1851-52 में ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन था। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन किया गया। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में इलाहाबाद पीपुल एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन संस्थाओं के सदस्य भी मध्यम वर्गीय लोग के थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में बनाया गया, इसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की आग जब युवाओं में पहुंचने लगी तब ICS जो वर्तमान का IS है में भर्ती होने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय शिक्षित युवक परीक्षा में शामिल न हो सकें। आगे आपका कि लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायालय को भी वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान किए जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास कॉलेज में हुआ जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे जिनका गठन A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। आगे कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन कोलकाता के दूसरे अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ उसमें कुल 16,000 रुपये के खर्च हुए थे जिसमें से 2500 का सहयोग अकेले दरभंगा के महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। गरम दल के कुछ नेता जो कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीतियों के प्रबल विरोधी थे उसमें से बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश निकाला गया जिसके फलस्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसी दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई जिसके फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की कारावास हुई। इनको वर्मा जेल में डाला गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की वरीयता दी गई। आगे आपका खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी ली। गलती से किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले केनेडी की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया गया जिसके कारण 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। आगे आपका इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादक में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमीशन रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सफल सत्याग्रह का प्रयोग करके भारत आए और उसके बाद गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे देश का दौरा किया और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया। गांधी जी के आगमन के समय पूरे भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो था वह अपने चरम पर था। उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल था। यह शोषणकारी आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के
3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे तीन कठिया पद्धति या तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए बिहार के राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किया गया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों का सहयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपज असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसके विरोध में पंजाब में लोगों ने प्रदर्शन किए और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहाँ पर जो लोग वहाँ के लोग बेसिक तौर पे जलियांवाला बाग में इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि वहाँ के दो प्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, जिनको कि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनके छुड़ाने के लिए वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा के पद को हटा दिया गया, जिसके लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली कर रहे थे। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया तथा 5 फरवरी 1922 को बेसिक तौर पे जब चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई। फरवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। सरदार भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और 1931 में गांधी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी ने नमक कानून को समाप्त करने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी सरकार बनी। 2 वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग करने की बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे कि 1939 में कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई या जिसे हिंदी में करो या मरो का नारा दिया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक आ पहुंची और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा देकर जवानों में साहस भर दिया। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बंधक बनाकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया और यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया और इसमें बेसिक तौर पे जो आज़ाद हिंद फौज के वरिष्ठ अफसर थे शाहनवाज ढिल्लों और शाहगल पर मुकदमा चलाया गया और इसमें कांग्रेसियों ने उन लोगों का बढ़ चढ़ के सहयोग किया। कांग्रेसियों ने उनके मुकदमे को निःशुल्क लड़ा और उसमें से लड़ने वाले जो बैरिस्टर थे वह थे भूला भाई देसाई, डॉक्टर कटासू, डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इनके तमाम दलीलों के बाद भी जज उन्हें फांसी देने के लिए सज़ा सुनाई। आगे है कि 1930 में मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। अब इससे कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो यहाँ पे पूछा है कि किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो यहाँ पे कि शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने बेसिक तौर पे कांग्रेस का उस समय सहायता नहीं किया था। बाकी आपका है कि ये राष्ट्रीय संस्था के गठन की ज़रूरत नहीं, बेसिक सही है। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीति और अंग्रेज़ों की स्वच्छा प्रशासन है। तो यहाँ पे जो सबसे सही है आपका कि शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस के साथ नहीं निभाई थी। अगला है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास कब हुआ।
प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार संसाधनों के विकास के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त दोनों के कारण, क्योंकि संचार साधन जब समाचार पत्र आने लगे तो लोगों के पास, जन जन के पास लोगों ने जो अपने क्रांतिकारी विचार थे उनको पहुंचाने लगे, और साथ ही साथ प्रशासनिक और न्यायिक एकरूपता के कारण भी, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। अगला है कि आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, तो 19 वर्ष कर दिया गया था। आगे आपके समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया, तो पहला है कि प्रतिनिधात्मक व्यवस्था, दूसरा है स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, तीसरा है सिर्फ ए, और चौथा करा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, ए और बी दोनों बेसिक तौर पे समाचार पत्रों ने यहाँ पे लोकप्रिय बनाया था। अगला है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तो मैंने बताया था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ, तो शोक भी मनाया गया, लोगों ने उपवास भी रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है डी कि उपरोक्त सभी। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण में 1917 में। रौलक एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, तो जलियांवाला बाग में। कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा त्यागा गया, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी गई। तो ये आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला एक करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। आगे है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, परंतु इसे लागू पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को किया गया और इसी दिन भारत गणतंत्र बना। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया जाता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन टकराव या मतभेद की स्थिति में केंद्र का ही कानून प्रभावी होगा। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1952 में प्रथम चुनाव में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर वहां के लोग काफ़ी उग्र हो गए। तत्कालीन समय में के गांधीवादी नेता पोट्टाभी श्रीरामल्लू राजू ने भूख हड़ताल किया और 58 दिनों के बाद उनकी भूख हड़ताल के दौरान ही मृत्यु हो गई 15 सितंबर 1952 को, जिसके कारण बेसिक तौर पे वहाँ के लोग और आक्रोशित हो गए और अंततः सरकार को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य, आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के गठन करने की मंजूरी देनी पड़ी। और इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य गठित हुआ, आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1956 में बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे फजल अली। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है, जो कि 2015 में इसको बदल दिया गया था। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सफल करने का प्रयास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चली, जिसमें बेसिक तौर पर कृषि को महत्व दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1967 तक चली। इसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, तो यहाँ बेसिक तौर पे कि आज़ादी के बाद विश्व 2 बड़े राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के खेमे में विभक्त था। भारत को सबकी मदद की जरूरत थी, अतः सबके साथ अच्छे संबंध का निर्वाह करते हुए किसी गुट में न रहते हुए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तथा भारत जैसे गरीब और विकासशील देश को भी इसी नीति पर चलने की सलाह दी। आज़ादी के कुछ समय बाद लोकतांत्रिक आदर्श कमजोर होने लगे और आपातकाल की घोषणा की गई और पुनः जन आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसकी शुरुआत बिहार एवं गुजरात में हुई। बिहार में नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे और गुजरात में मोरारजी देसाई थे उन्होंने। और जब बिहार में नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, उसी दौरान जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पंजाब में चरमपंथी एवं अलगाववादी आंदोलन हुए। इनके विरुद्ध जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के प्रतिशोध में श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने देश में तेज आर्थिक विकास एवं संचार की क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन भ्रष्टाचार संबंधी जो बेसिक तौर पे उनके ऊपर आरोप लगा था बोफोर्स घोटाला का, इसके कारण अगले चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला और वह प्रधानमंत्री अगले नहीं बन पाते हैं।
1989 में भारत की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। सबसे पहले बीपी सिंह के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी, परंतु आपसी खींचातानी के कारण उन्होंने अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। इस समय बेसिक तौर पे जो सबसे बड़ी मुद्दा थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण और साथ ही साथ कोल्ड वार समाप्त होने के कारण भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की घटना पूरे देशवासियों को प्रभावित किया। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया तथा दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। 1999 में किसी भी राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने के कारण कांग्रेस की नेतृत्व वाली मोर्चा यूपीए अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, जिसको हम लोग हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, और भाजपा के नेतृत्व वाली मोर्चा एनडीए कहलाई, जिसको हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस कहते हैं या हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से यूपीए और एनडीए का अस्तित्व लगभग 1999 के आसपास आया। अब इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा किसके भाषण के अंश हैं। तो आपको पता है कि जब 14 अगस्त की रात थी और 15 अगस्त आने वाला था रात के 12 बजे, तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसी भाषण के अंश है कि वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा की थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी। तो बेसिक तौर पे जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के आज़ाद के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो देसी रियासतों के विलय की समस्या थी, पुनर्वास की भी समस्या थी क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। शरणार्थियों की भी समस्या थी क्योंकि इनको कहाँ पर रखा जाए, तो भारत में ज़्यादातर लोगों को कहाँ रखा गया, दिल्ली में रखा गया, वहाँ से लोगों को भूमि का आवंटन हुआ। नेतृत्व की समस्या बेसिक तौर पे नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऐसे नेता थे कि जो इन विषम परिस्थितियों से बेसिक तौर पे लड़ सकते थे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा डी कि नेतृत्व की समस्या नहीं थी। अगला है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, ये बिल्कुल ये आपका सही है। दूसरा है कि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, तो ये आपका गलत है क्योंकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। अगला है कि 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। और अगला है आपका कि भारत में उद्योग की कमी थी, तो यह भी सही है क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय बेसिक तौर पे उद्योग की कमी थी। तो जो सही नहीं होगा कौन है आपका कि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। आगे की विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद या बिजली। तो बेसिक तौर पे भारत जब आज़ाद हुआ तो हिंदू और मुस्लिम करके आज़ाद हुआ था और आपने गदर मूवी देखी होगी, उसमें बेसिक तौर पे इसी समस्या को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्या थी, धार्मिक उन्माद था। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो जैसा मैंने बताया आंध्र प्रदेश का। अगला है कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा, तो जो स्टेटमेंट है यह कृष्णाचारी का है। अगला है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अब यहाँ पे है कि बिहार के इतिहासकार हैं डॉक्टर काली किंकर दत्त। इनका जन्म पाकुड़ जिला के कराहाटी गांव में 1905 में हुआ था। 1930 में पटना कॉलेज इतिहास विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। अलीवर्दी एंड हिज टाइम नामक शोध प्रबंध पर उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। और आगे आपका कि टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुबिमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 भागों में आरसी मजूमदार और एससी राय चौधरी के साथ लिखी गई, जिसका अनुवाद भारत का बृहद इतिहास के नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने किया। 10 आपकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जैसे कि हिस्टोरिकल मिसेलिनी, दूसरा है आपका अनरेस्ट एंगेस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार। अगला है आपका राइटिंग एंड स्पीच ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिव टू बिहार 1970 टू 1947। और आगे चल के 24 मार्च 1982 में डॉक्टर दत्त का निधन हो गया। तो दोस्तों ये आपके इतिहास का एससीईआरटी का पूरा क्लास रहा। अगला जो क्लास रहेगा वह आपके भूगोल का रहेगा और भूगोल को भी हम लोग पहले 6, 7, 8 को पढ़ के फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।